Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Security in the Contemporary World. And as we have seen that there are two notions of security. The first is traditional, and the second is non traditional. And we have seen discussed the traditional concept of security. Uh, in this traditional concept of security also we find that there are two types of threats. The first is external and the second is internal, and we have discussed the external threat. Under the traditional notion of security we have discussed the external threats, and we have seen that the main source of this external threat is the another country, and military action by another country is the threat, and the core values which are under threat is sovereignty, independence, and territorial integrity of the country. And the various components of this traditional concept of security have also been discussed. The first is deterrence. अपने पावर को इतना इंक्रीज कर लीजिए कि जो कंट्री है, डिफरेंट कंट्री, जिस कंट्री से आपको डर है वो आप पे अटैक करने लायक ही ना हो, अटैक करने का वो सोचे ही ना, बिकॉज आपके पावर्स बहुत ज़्यादा है, आपके पास इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इतने नंबर ऑफ वेपन्स हैं कि वो आप पे अटैक कर नहीं करेगा. दिस इज़ डेटरेंस. देन डिफेंस. अगर सपोज अटैक हो ही जाता है तो फिर आपको उसको फेस करना है, उसको हराना है, तो दैट इज़ डिफेंस. देन बैलेंस ऑफ पावर. आपको ये देखना है कि आपके जो नेबर्स हैं उनमें कौन आपके लिए फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है. देयर मे बी cordial relationship between the countries, but if a country, neighboring country, is very big in size and very powerful, then it must be considered as a threat, because in future वो थ्रेट में बदल सकता है. तो उसके अगेंस्ट अपने पावर को बैलेंस करना होगा दूसरे कंट्रीज़ के साथ. अपने एक तो अपने पावर को बढ़ा करके, आपको उसके बैलेंस में आना है, और अदर कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशन करके भी ये करना है. ठीक है. और इसके बाद लास्ट जो कॉम्पोनेंट था हमारे सिक्योरिटी का, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का, दैट वाज अलायंस बिल्डिंग. अलायंस बना करके हम आपस में मिल सकते हैं. रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें कि आपका जो भी एनिमी होता है वो रिटर्न होता है कि कौन है एनिमी हमारा, किसके अगेंस्ट हमने ये अलायंस किया है ना. इट इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड. और इसमें हम एक चीज़ हमने ये भी देखा था कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो भी अलायंसेज होते हैं दे आर गाइडेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट ओनली, इसलिए अलायंस बदलते हैं. ऐसा नहीं होता है कि अलायंस एक बार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया. व्हाट इज़ परमानेंट इज़ नेशनल इंटरेस्ट, and everything is done according to the national interest. Okay, so we have discussed all these things, and now we have also seen that in international politics every country is responsible itself for its security, है ना. अपनी सिक्योरिटी के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इट्स देर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी, देर इज़ नो टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. किसी भी कंट्री की बिहेवियर को रेगुलेट नहीं किया जा सकता. इसलिए इसको हम ब्रूटल वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ की आपको अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी है. नो वन इज़ देयर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सिक्योरिटी. ओके, सो वी हैव डन अप टू दिस, एंड नाउ वी विल सी what are the internal threats according to the traditional notion of security. ओके, इसमें हमारा इंटरनल थ्रेट क्या है. तो जब हम इंटरनल थ्रेट की बात करते हैं, मीन्स कि वो थ्रेट जो कि बाउंड्री के अंदर से आ रहा है, किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर से आ रहा है,
तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बाहर से अपने आप को बचाने से ज़्यादा जो पहला काम है वो इंटरनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसी भी तरह का इंटरनल थ्रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो नोशन है, इसमें इंटरनल थ्रेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ज़्यादातर जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ जैसे यूएस है, यूएसएसआर है, यूके है, फ्रांस है, ये जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, उनके लिए इंटरनल सिक्योरिटी वाज नॉट अ प्रॉब्लम। वो उनका सिक्योर्ड था, इंटरनली दे वर वेरी मच सिक्योर्ड। वो एश्योर थे कि उनको इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। इसलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है उसमें इंटरनल थ्रेट्स को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ठीक है। हाँ, अगर हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशंस हुए वो यही था कि यूएस और सोवियत यूनियन जो है वो बहुत बड़े पावर, सुपर पावर्स के फॉर्म में इमर्ज करते हैं, और उनकी ऐसे कंट्रीज़ की बाउंड्री के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो इतने बड़े, इतने पावरफुल थे, इतना मिलिटरली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, हर तरह से वो पावरफुल थे। तो उनके बॉर्डर के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को भी हम देखें तो जो पावरफुल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर खास करके हम देखें तो वहाँ भी उनकी बाउंड्री के अंदर जो रहने वाले डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं, उनसे उनको भी कभी कोई थ्रेट नहीं आया। इसलिए उस समय जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें आउटसाइड थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि इंटरनल थ्रेट्स था ही नहीं पावरफुल कंट्रीज़ के पास। उनको अपनी बाउंड्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी पावरफुल कंट्रीज़ को, और उनके ही हिसाब से चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। इसलिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में इंटरनल थ्रेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। So if we see these powerful countries, what were the external threats to these powerful countries? After the Second World War, there was Cold War. Cold War started between US and USSR, and the whole world was divided into alliances. And it started with Europe only, Western Alliance and Eastern Alliance. So we see that in during this Cold War, both the alliances feared a मिलिट्री अटैक फ्रॉम ईच अदर। हमेशा ये डर बना रहता था कि मिलिट्री अटैक हो सकता है। वेस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस से डरती थी, ईस्टर्न अलायंस वेस्टर्न अलायंस से डरते थे, है ना। तो एक जो एक्सटर्नल थ्रेट था उस समय के पावरफुल कंट्रीज़ को, वो कहाँ से था? दैट वाज बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि source of external threat to source of external threat to powerful countries after the Second World War. First is Cold War and alliances. जो कोल्ड वॉर चल रहा था और जो डिफरेंट अलायंस, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस बना हुआ था, उससे एक थ्रेट आ रहा था। ईस्टर्न अलायंस को वेस्टर्न से डर था और वेस्टर्न को ईस्टर्न से। दूसरा जो हम देखते हैं कि एक और थ्रेट था उस समय के पावरफुल कंट्रीज़ को, और वो ये था कि जो उनके कॉलोनीज़ हैं वहाँ से
वायलेंस आ सकता है, वायलेंस वहाँ पे वायलेंस हो सकता है, वायलेंस इन देयर कॉलोनीज। है ना, जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनकी जो कॉलोनीज हैं वहाँ पे भी वायलेंस का डर था, वो भी एक थ्रेट इनके लिए था, क्योंकि जो कॉलोनाइज्ड पीपल थी दे वांटेड इंडिपेंडेंस एंड इन ऑर्डर टू गेट इंडिपेंडेंस दे कैन अडॉप्ट द वायलेंट मेथड्स। और ऐसा हुआ भी। फ्रेंच जो फ्रेंच कॉलोनी थी वियतनाम में, वहाँ पे 1950s में काफ़ी लंबा चला वायलेंस अगेंस्ट दिस फ्रेंच रूल। इसी तरह से केन्या में 1950s में और 1960s के भी स्टार्टिंग में ब्रिटिश के अगेंस्ट वहाँ भी फाइटिंग हुआ। तो ये भी इनके लिए एक थ्रेट था कि जो कॉलोनीज हैं वहाँ पे भी वायलेंस हो सकता है। और उसके बाद अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखते हैं कि धीरे धीरे जो कॉलोनीज थे वो फ्री होने लगे, है ना, दे स्टार्टेड टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्रीज, है ना। और ये देखते हैं कि जब ये फ्री हुए, जब जो कॉलोनीज पहले थे अब वो फ्री हो गए, तो इनके भी सिक्योरिटी कंसर्न्स आए, है ना, बिकॉज अब वो एक फ्री नेशन थे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे, तो उनके लिए भी कुछ थ्रेट्स थे। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनमें से कुछ जो थे वो अलायंस के पार्ट बन गए, या तो ईस्टर्न अलायंस को ज्वाइन कर लिया या वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन कर लिया, और इस तरह से वो कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए, है ना। और उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ा जो थ्रेट वो ये बन गया कि ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, इट मे convert into a hot war, and if it converts into a hot war then they will also be involved in the war because they are part of alliance system, है ना। तो ये कोल्ड वॉर उनके लिए भी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी उनके लिए भी एक थ्रेट था कि कभी भी ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में तब्दील हो जाएगा एंड देन वो उनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा, है ना। इसके अलावा एक और चीज़ थी, कई बार जैसे जो दो नेबर्स हैं उनमें से एक जो कि अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक ने ज्वाइन किया ईस्टर्न अलायंस को, दूसरे ने ज्वाइन किया वेस्टर्न अलायंस को, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि अगर चूंकि वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के बीच में एनिमोसिटी है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से, चूंकि दोनों ने अलग अलग अलायंस को ज्वाइन किया, इनके बीच की जो एनिमोसिटी है वो बढ़ती है ना। एंड इफ वी सी द डेटा वी फाइंड दैट 1/3 of all wars in the post-Second World War period were held because of this Cold War. Cold War was responsible for around 1/3 of all the wars after Second World War. ठीक है, तो ये एक थ्रेट था, सही में इट वॉज रियली अ थ्रेट, है ना। और ज़्यादातर जो ये वॉर लड़े गए बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर, जो भी वॉर हुआ वो कहाँ हुआ, किस सॉइल पे हुआ, किस लैंड पे हुआ, थर्ड वर्ल्ड पे हुआ। कोई भी वॉर यूएस या यूएसएसआर में नहीं हुआ, पावरफुल कंट्रीज में नहीं हुआ, बल्कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आज़ाद होने वाले कंट्रीज थे वहाँ पर होता है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर हम अभी हमने इसको देखा कि सोर्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट टू पावरफुल कंट्रीज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, सोर्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट टू दीज आर द टू थ्रेड्स, है ना, ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि सोर्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट टू न्यूली
न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इनका जो पहला इनका भी जो थ्रेट था वो कोल्ड वॉर ही था, क्योंकि they were involved in the alliances, they were members of the alliances, है ना। And second threat was that threat from their फॉर्मर कॉलोनीज, जो उनके जिनके वो कॉलोनीज थे, फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स, जिनके वो कॉलोनीज थे, वो उनको इस बात का डर था कि वो कॉलोनियल पावर्स फिर से उनको उन पर अटैक कर सकते, तो इसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर रखते थे। तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनको ये थ्रेट था कि कोल्ड वॉर के कारण कभी भी वॉर हो सकता है और उसमें वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो पहले के कॉलोनियल पावर्स थे उनसे उनको अटैक का डर था। तो ये दोनों जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो वो कंट्री जो बहुत पावरफुल थी, जैसे जिसमें यूएस है, यूएसएसआर है, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दीज वर द पावरफुल कंट्रीज। उनको इंटरनल थ्रेट नहीं था, दे वर नॉट हैविंग एनी इंटरनल थ्रेट, इंटरनली वो पीसफुल थे। अब अगर हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को देख रहे हैं तो उनको भी एक्सटर्नल थ्रेट कहाँ से आ रहा है वो हम देख रहे हैं। बट यहाँ पर एक इनके लिए जो एक्सटर्नल थ्रेट में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स था वो है इनका नेबर। थर्ड, थ्रेट फ्रॉम neighboring countries, है ना। जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनसे इनको बहुत बड़ा थ्रेट था। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, इवन मतलब वो सुपर पावर से भी उतना नहीं डरते थे, उनसे उनको उतना नहीं थ्रेट था जितना कि थ्रेट यहाँ पर उनको अपने नेबर्स से था। एंड दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये हम देखते हैं कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे इनके लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनको इंटरनल थ्रेट्स था। जैसे कि हमने देखा यूरोपियन कंट्रीज़ जो है पावरफुल कंट्रीज़, अमेरिका है, यूएसएसआर है, इनको इंटरनल थ्रेट्स नहीं था। लेकिन 1945 के बाद जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ आज़ाद होते उनको इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न था। क्यों इनको इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न था? क्योंकि इनके यहाँ डाइवर्सिटी थी, कई सारे एथनिक ग्रुप्स साथ साथ रह रहे थे, रिलीजियस ग्रुप्स साथ साथ रह रहे थे। तो इनके बीच में एक कहा जाए कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो बहुत बड़ा इनके लिए एक थ्रेट का सोर्स है। कुछ एक पार्ट जो है वो कंट्री से अलग होना चाहता है ना। तो इस तरह के चीज़ इनको इंटरनल थ्रेट माना जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो इंटरनल थ्रेट है और एक्सटर्नल है वो आपस में मिल जाता है। जैसे कोई जो नेबरिंग कंट्री है वो क्या कर सकता है, जो इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको वो इंस्टिगेट कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, एनकरेज कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही थ्रेट जो है वो मिल गए और वो बहुत बड़ा एक थ्रेट बन जाता है। अगर हम इसमें एग्जांपल में देखें, जैसे इंडिया, जस्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस कश्मीर का जो इशू था वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट ये है क्या, इंटरनल प्रॉब्लम इंडिया का है, लेकिन इट वाज एन इंटरनल थ्रेट। लेकिन इस इंटरनल मैटर में नेबर कंट्री जो है हमारा वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पाकिस्तान। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट मिल गए और ये मिलकर के प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। सिक्योरिटी कंसर्न आज हमारा सबसे बड़ा जो मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है वो यही है, कश्मीर। वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और उसको जो सपोर्ट मिल रहा है
पाकिस्तान से, है ना। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बना न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, जो कि एक इंटरनल थ्रेट है। और अगर हम डेटा को देखते हैं, कुछ डेटा हमारे सामने है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल वॉर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ मेकअप मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसका जो 95% है वो इंटरनल वॉर्स है, जिसमें कि जो वॉर है वो बाउंड्री के अंदर हो रहा है। इट इज द अटैक इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री बट द प्रॉब्लम इज इनसाइड द बाउंड्रीज। तो 95% जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो इसी के लिए हुए हैं, इंटरनल हुए हैं। इसी तरह से अगर 1946 से 91 के बीच में देखा जाए तो इस टाइम में देयर वॉज 12-fold राइज इन द नंबर ऑफ सिविल वॉर्स। ठीक है, इतना ज़्यादा राइज हुआ है सिविल वॉर्स के 12-fold। अगर एक बार ही सिविल वॉर होता था 1946 में तो 1991 आते आते 12 टाइम्स होने लगा। ये बहुत ज़्यादा है ना। तो ये हम इंटरनल थ्रेट जो है ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हमारा ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का एक कंसर्न बनता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे ये वी हैव डन क्या है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वी हैव डिस्कस दैट। एंड नाउ वी विल सी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, कैसे हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंदर कैसे सिक्योर करें, कैसे कोऑपरेट करें और अपनी कंट्री को सिक्योर करें। सो दिस इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। Traditional security and cooperation. सो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने देखा कि जो थ्रेट है वो आउटसाइड थ्रेट है, जो कि अनदर कंट्री अगर आपके अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन कर रहा है तो दैट इज़ द थ्रेट। तो अब इसमें इस थ्रेट से बचने के का मतलब क्या है, टू लिमिट द वायलेंस को लिमिट करना, जहाँ तक हो सके आपसी कोऑपरेशन से कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करके वायलेंस को लिमिट करें, है ना। तो जब हम वायलेंस को लिमिट करने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, टू लिमिट वायलेंस को हमें रोकना है, जहाँ तक हो सके रोकना है। इसमें ये दो चीज़ों से जुड़ी हुई है। पहली जो है वो है एंड ऑफ वॉर और दूसरा है मीन्स ऑफ वॉर। एंड ऑफ वॉर का मतलब क्या हुआ कि किस पर्पस से वॉर हुआ है, what is the purpose for the war, and now it is universally accepted view that the country should go to war only for the right reason. You can't go for a war
in order to expand your territory. That is totally not cannot be supported. इसको बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा. वॉर के पीछे राइट रीज़न होना चाहिए. वॉर कभी भी आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए आज के समय में नहीं कर सकते. ठीक है. तो वॉर के पीछे जो रीज़न है वो राइट रीज़न होना चाहिए. राइट रीज़न का मतलब या तो सेल्फ डिफेंस के लिए हमको वॉर करना पड़ जाए, है ना, या तो हमें सेल्फ डिफेंस के लिए वॉर करना पड़ जाए, या कभी कभी जैसे नेबरिंग कंट्री में किसी तरह का किलिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, है ना, टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जेनोसाइड. दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ रीजंस कि क्यों वॉर हो सकते हैं. टू प्रोटेक्ट other people, to protect other people against from genocide. Okay, from genocide. So this should be the aim of the war. अगर वॉर हो रहा है तो कुछ राइट रीज़न होना चाहिए. आप एक्सपेंशन के लिए वॉर नहीं कर सकते हैं, है ना. अब दूसरी चीज़ जो है, मीन्स जो यूज़ हो रहे हैं वॉर में, उनको भी हमें लिमिट करने की ज़रूरत है ना. जैसे कि एक चीज़ तो ये होता है कि जब भी वॉर हो तो सिविलियंस शुड नेवर बी टारगेटेड, है ना. जो टारगेट हो अटैक्स का, द टारगेट शुड ओनली बी द आर्मी पर्सनल. Civilians should not be the target. Non-combatant, जो combatant नहीं है, जो लड़ाई में नहीं लगे हैं, उनको कभी भी निशाना नहीं बनाना चाहिए. This is about the means of war, not killing the civilians. ओके. तो जो नॉन कम्बेटेंट है उनको हमें नहीं मारना है. और अगर कॉम्बेटेंट भी है, अगर वो सरेंडर करने में आ गए हैं, सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो भी उनको नहीं मारा जाना चाहिए, है ना. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है. दीज आर द मीन्स ऑफ वॉर, है ना. और फोर्स को तभी यूज़ करना है, वॉर के लिए तभी जाना है जब बाकी के सारे जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. देन ओनली वी शुड गो फॉर वॉर. ओके. एंड नाउ वी सी कि कोऑपरेशन, जो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी है, उसमें कौन से कोऑपरेशन की बात की जाती है, कैसे कोऑपरेशन की बात की जाती है. तो इसमें कोऑपरेशन के लिए डिसआर्मामेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और आर्म्स कंट्रोल, इनकी बात होती है, जिसमें कि डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. और अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. ठीक है. अब देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कनेक्टेड हैं बट फिर भी थोड़ा डिफरेंस है डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल के बीच में. डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि ऑल स्टेट्स शुड गिव अप सर्टेन काइंड ऑफ वेपन्स. कुछ जो सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन है वो सब कोई छोड़ दें. दे शुड गिव अप. लाइक बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ, ठीक है, 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसमें कि इस बात पर रोक लगा दी गई कि किसी भी तरह से बायोलॉजिकल वेपन्स जो है वो नहीं यूज़ किए जाएंगे. व्हाट यू मीन बाय बायोलॉजिकल वेपन? बायोलॉजिकल वेपन हम कहेंगे जैसे आज के समय में जो कोविड-19 कोरोना वायरस का जो खतरा पैदा हुआ है, जिससे कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ही हम कह सकते हैं कि उसके एक्सिस्टेंस को ही बहुत बड़ा मतलब थ्रेट हो गया है. तो कई बार ऐसा कहा जा रहा है इट वॉज क्रिएटेड इन द लैब ऑफ द वुहान, चाइना के वुहान के एक लैब में इसको
जानबूझ के बनाया गया। क्यों? कि ताकि दुनिया में मतलब इस तरह की ये सही है या गलत है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। क्या होता है बायोलॉजिकल वेपन? तो ये कोरोना वायरस जो जिसके लिए कहा जा रहा है कि वुहान लैब में इसको क्रिएट किया गया, तो ये क्यों क्रिएट किया गया? ताकि दुनिया को इस वायरस से लोग बीमार पड़े। अमेरिका में जो कंडीशन हुई वो हम सब जानते हैं, हमारे कंट्री में जो कंडीशन हुई, अदर यूरोपियन, स्पेन, इटली, फ्रांस, हर जगह। तो ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अटैक, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन से ये अटैक किया चाइना ने अदर कंट्रीज पे। हालांकि चाइना में भी लोग, अभी भी चाइना में ये प्रॉब्लम है, इसलिए इस बात पे बहुत ज़्यादा हम उस कंट्रोवर्सी में हमें जाना ही नहीं है कि ये किया है या नहीं किया है। हमें हम आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या मतलब होता है बायोलॉजिकल वेपन का। तो ये बैंड है। 1972 में ही एक ट्रीटी हुई थी, BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसमें कि ये पूरी तरह से इसके प्रोडक्शन और पोजेशन को बैन कर दिया गया था। ओके, वी विल कंटिन्यू विथ दिस डिस्कशन in the next class.